मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया है तो उसका बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है, किस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ है? जीएसटी का इम्पैक्ट रियली बिजनेस पर अच्छा ही हुआ है। सब ट्रांसपेरेंट हो गया। पूरी सिस्टम जो कंजम्पशन साइकिल है, परचेस सेल्स का जो पूरा चेन है, वो मैन्युफैक्चर से लेके एंड यूजर तक का पूरा ट्रांसपेरेंट है। कोई फ्रॉड या तो कुछ भी करने का, छुपाने का चांस ही नहीं है। इनकम टैक्स सेक्शन जो 44AD और 44ADA है उसके बारे में आपका क्या व्यूज है? तो सेक्शन 44AD के अंदर क्या है कि नॉर्मल जो बिजनेस है, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म, वो कवर होता है इसमें। और उनका जो टर्नओवर लिमिट है वो लास्ट ईयर तक 2 करोड़ था। इस साल से 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स से 3 करोड़ कर दिया। और सेक्शन 44AD में क्या है, वो 50 लाख की लिमिट थी, इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75 लाख कर दी। जीएसटी आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी ये कम हुआ है? मुझे कोई बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चर से मुझे परचेस करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर ही मुझे बिना बिल नहीं देगा, मुझे परचेस करना है तो जीएसटी की चेन से ही करना पड़ेगा। वो परचेस करके मुझे सेल करना है तो मुझे सेल भी जीएसटी करना पड़ेगा। बिजनेस डिसीजन लेने के अंदर एक सीए की क्या भूमिका होती है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनको पूरा नॉलेज है, बिजनेस की सारी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कंट्रोल सिस्टम है, वो पूरा जानता है डिटेल्स में, तो डिसीजन अच्छी तरह से ले पाएगा। मोदी जी ने 2047 का प्लान बनाया है। इंडिया जब से मतलब आजाद हुआ है उसका 100 साल जब कंप्लीट होते हैं वहां तक का उन्होंने जो प्लान बनाया है उसके बारे में आपका क्या व्यूज है? वर्ल्ड में अभी जो इंडिया का स्थान है वो देख करके मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में बोल सकता हूँ कि वो 2047 के पहले वो अचीव हो जाएगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, जो बाहर की कंपनियां आ रही है, सब कंडक्टर की बात करें, अभी जो व्हीकल पॉलिसी स्क्रैप कर रहे हैं, अभी ईवी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, वो सब देख करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 100% अचीव हो जाएगा। लास्ट बजट आया, उसके बारे में आपका क्या व्यूज है और लोगों का इस बजट के प्रति किस प्रकार का प्रतिभाव देखने को मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,11,111 करोड़ का फंड एलोकेट किया है, वो सबसे ज्यादा बोल सकते हैं। जो सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं वो मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या व्यूज है? किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने का की प्रिंसिपल क्या होता है? आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है हितेश भाई सावलिया, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम हितेश भाई के साथ अकाउंटिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसके अलावा जीएसटी के बारे में कि जीएसटी लागू होने के बाद बिजनेसेस के अंदर किस प्रकार का चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, बिजनेस के अंदर किस प्रकार का चेंजेस हुआ है, उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद बिजनेस के अंदर किस प्रकार का चेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश में अभी भी व्यवहार करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम हितेश भाई के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हितेश भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ भी एक अलग है, यानी बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। इस पॉडकास्ट को देखने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस पूरे पॉडकास्ट की आप छोटी छोटी क्लिप्स देखना चाहते हो तो हमारी ओसियम टेक क्लिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हम सभी पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स करके वहां पे पब्लिश करते हैं। इसीलिए आप छोटी क्लिप्स भी देखना चाहते हो तो आप ओसियम टेक क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप बताओ सीए करना कितना टफ होता है? अरे आपने तो क्वेश्चन ही पूरा टफ पूछ लिया। सीए करना रियली बहुत टफ है। और पहले तो ऐसा बोला जाता था कि सीए करना मतलब लोहे का चना चबाना, इतना टफ होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी इतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, डिजिटल मीडिया अवेलेबल है, ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, उनकी वजह से अवेयरनेस थोड़ा स्पीडी मिल रहा है। और स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, एजुकेशन प्रॉपरली मिल रहा है। पहले तो एजुकेशन क्लासेस कोचिंग अवेलेबल ही नहीं था, बहुत कम था, पूरा बुक से ही पढ़ना था। बुक से पढ़ के ही एग्जाम देने की थी, तो इसलिए वो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ने की वजह से रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट 100% आया, नो डाउट। लेकिन टफ तो है ही। क्योंकि सीए की एग्जाम है। अभी जो कोई भी सीए बन जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। सीए बनना मतलब वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते उनको जो कॉम्प्लाइंस करना है वो तो करना ही है, जो जीएसटी का है, इनकम टैक्स का है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है तो वो जॉब कर रहा है
तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिक है वो तो निभा ही रहा है। उनके सिवा देश के प्रति भी उनका जिम्मेदारी है और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, वो भी निभाना जरूरी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए सीए नेशन बिल्डिंग पार्टनर के हिसाब से टैक्स कंट्रीब्यूशन में, टैक्स कलेक्शन में भी उनका रोल होना चाहिए और समाज के प्रति भी उनका जिम्मेदारी होना चाहिए। ओके, जैसे आपने बोला समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होना चाहिए, तो अभी तक आपने ऐसी कोई सोशल एक्टिविटी ऐसा कुछ वर्क किया है जो आपके प्रोफेशन के अलावा, मतलब सीए के अलावा ऐसा कुछ है? या वेरी गुड क्वेश्चन। समाज के प्रति आप देखते हैं तो बहुत लोग हैं जो मेरा फेटर्निटी में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो समाज के प्रति अपना ऋण चुकाते हैं। जैसे कोई सोशल एक्टिविटी करता है, खुद मेरी बात अगर करूँ तो मैं एक मूवमेंट टू कैंसल कैंसर करके स्टार्टअप चला रहा हूँ, जिसका कोई मोटिव पैसे का नहीं है, लोगों की भलाई का है। हम लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करते हैं, हम प्रिवेंशन बेस पे चलते हैं, नहीं कि डिटेक्शन बेस पे। प्रिवेंटिव हम बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम लोगों को जा करके उनको घर जाके, हमारी टीम उनको घर जा कर के उनको समझाते हैं। अभी आप देखते हो वराछा में सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूम हो रहा है, जो मावा मसाला खाते हैं लोग सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूम होता है तो वराछा में होता ही है। तो वो मुझे एक, जब मैं सूरत में आया था 2012 में, तब मुझे ऐसा लगा कि उनके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ, लेकिन समाज के प्रति भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसी टाइम पे एक व्यसन मुक्ति अभियान करके चालू किया था। वो मैंने पहले ऐसा संकल्प लिया कि मेरा अगर कोई रिश्तेदार है उनको मैं पहले ये व्यसन से मुक्त करवाऊँ, बाद में मेरा क्लाइंट और बाद में मैं आम आदमी। आइडिया मतलब कहाँ से आया भाई व्यसन मुक्ति के बारे में? मतलब आप एक सीए के फील्ड में थे, तो आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन मिला था या कहीं देखा था, पढ़ा था, या पहले से कोई फील्ड में थे आप? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मैं BAPS फॉलोवर हूँ। तो जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो काम था, उनका संकल्प था, वो व्यसन मुक्ति अभियान के लिए गांव-गांव, झुपड़े जा रहे थे, घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे। मिल रहे थे। यस, तो सिर्फ उनका 0.000% के हम उनका ऋणी बनने का काम कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल हम प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज मेरे साथ है। हमको हर बार ऐसा लगा है। मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी जस्ट बिफोर 2 मंथ मेरा एक डिंडोली करके गांव है, वहाँ पे एक मेरा क्लाइंट है, उनका थोड़ा वो व्यसन का हैबिट है। तो मैं वहाँ पे जाकर के हम एक प्रसादी की बुक देते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज की एक व्यसन मुक्ति की बुक है। वो बुक हम प्रसादी के रूप में उनको किट देते हैं। वो किट उनको दिया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे घर पे। हमने ऐसे ही घर पे दे दिया कि बस ये रखो, ये प्रसादी का बुक है, उनको पढ़ाया, खास पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाइएगा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया वीक के बाद, तब उन्होंने मुझे क्या बोला कि उनका बच्चा सिर्फ 4 साल का है, 4-5 साल का है, वो बुक लेके 10 घर जा कर के बताया कि देखो ये बुक में क्या लिखा है, पढ़ो, देखो, पढ़ो। तो ये क्या है? और 10 लोगों को उन्होंने और 10 घर जाके उन्होंने पढ़ाया। ये क्या है? हमारे साथ कोई है, कोई तो है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अपनी जो मूवमेंट है वो पूरा वर्ल्ड में फैलेगी। पूरा वर्ल्ड में हम ये जाकर के लोगों को समझाएंगे, लोगों को व्यसन से मुक्त करवाएंगे। क्योंकि ये जो मूवमेंट टू कैंसल कैंसर है, वो एक मूवमेंट इसलिए है कि कैंसर अभी बहुत डेंजर रूप में बढ़ रहा है और उनके सामने हमको एक्शन लेना ही रहेगा। जितना जल्दी एक्शन लेंगे, वो प्रिवेंटिव बेस पे लेंगे, इतना अच्छा है। ओके, आप अभी देखें पूरा इंडिया में भी, गुजरात में भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। पंजाब अभी सेकंड हो गया, गुजरात फर्स्ट आ गया। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? बहुत ही रीज़न है उनका। अपना जो खाने की हैबिट है बहुत ही ख़राब है। बाहर कोई भी मिक्स जो मिल रहा है, बाहर आप देखते हो कोई भी लारी पे खाना खा लेते, पानी पूरी आप देखें, कोई भी रास्ते पे, 4 रास्ते पे पानी पूरी मिल रही है, आप खाना खा लेते हो। लेकिन उसमें क्या मिलाया है वो तो आप देखो सही। वो पूरा मिक्सिंग है। अभी ये जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था, सर्च किया था, तो तब चीज़ और पनीर डुप्लीकेट मिला था। बहुत सारे मतलब हेल्थ के रिलेटेड ऐसी प्रोडक्ट मिलती है। क्या है? ये सब मिक्स चल रहा है। और हमने गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट किया है कि आप ऐसी क्यों कर रहे हो। पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उनके सामने। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा इस पे ऊपर एक्शन इतना स्ट्रिक्टली नहीं ले रही? उसके ऊपर आपका क्या व्यूज़ है? स्ट्रिक्ट नहीं ले रही है, वो ले ही रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ले रही है। वो स्पीड से क्यों एक्शन नहीं ले रही है?
हमने उनका रिप्रेजेंटेशन किया है, हमने लेटर भी लिखा है पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लेटर लिखा है, और मैं तो 2013-14 से 15 से लेटर लिखता रहता हूँ और उनका रिजल्ट भी आता है। अभी देखो आप खुद प्राइम मिनिस्टर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनके ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर पूरा अभी शिफ्ट हो रहा है। उनके लिए बजट का भी प्रोविजन किया है। अपना जो गवर्नर साहब है गुजरात का, वो भी पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत एक्शन ले रहे हैं, खेडूतों को समझा रहे हैं, खेडूतों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम एक ये जो अपना जो सोशल का आपने बोला था, तो ये मेरा जो मूवमेंट टू कैंसल कैंसर है उनके अंडर, ये मैं श्री LD सावलिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में चला रहा हूँ। तो उनका एक मिशन भी है कि लोगों को ऑर्गेनिक फूड कैसे मैक्सिमम मिले, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड बेटर जो बोलते हैं क्वालिटी वाटर कैसे पानी पीने के लिए मिले, और जो ग्रोसरी है वो वगैरह बने, इतना जितना हो सके इतना जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका बिल्कुल जो है सिस्टम वो पूरा बदल करके ऑर्गेनिक सिस्टम में कैसे ला जाए उसके ऊपर। तो उनके लिए जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में ऑलरेडी आ चुके हैं। उनका प्रोडक्ट्स को हम कैसे जो एंड यूज़र है उनके तक पहुंचावे, उनके लिए हम एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रहे हैं, F2H करके, फार्म टू होम। तो ऐसा प्लेटफॉर्म थोड़ा ही समय में हम लॉन्च करेंगे और लोगों को उनका बेनिफिट जितना हो सके इतना मिलेगा। बहुत अच्छा काम है, मतलब बिजनेस के साथ में अपने सोशल एक्टिविटी में भी अपना इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप अभी करंट, आपने बोला कि पहले की कंपेयर में थोड़ा लोग अवेयर हो चुके हैं CA के बारे में, लेकिन जब आपने CA फाइनल कंप्लीट किया, आप एक CA बन गए, तब की फीलिंग कैसी थी? ओह वेरी नाइस। CA बन गए तब तो ऑफ कोर्स खुशी आई होती है। सब फैमिली को मैसेज देते, रिजल्ट देख करके तुरंत फैमिली को मैसेज दिया। और जो मैं हॉस्टल में रह रहा था वो हॉस्टल ने भी बहुत प्यार से मुझे स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया। उन्होंने बहुत अच्छा एक फंक्शन भी रखा उसी दिन और मेरा सम्मान किया अच्छी तरह से। और तभी मैंने पूरा जो अपना स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को मैंने बोला था, मेरा ये जो CA है वो ये मेरी बाय प्रोडक्ट है, मेरा मेन गोल नहीं है। मेरा मेन गोल है IAS ऑफिसर बनने का। मतलब पहले आप IAS ऑफिसर बनना चाहते थे? IAS ऑफिसर बनना मैं चाहता था। मैं पूरी मेहनत लगाई, इसलिए तो मैंने CA बहुत लेट ज्वाइन किया। मैंने 3.5 साल CA लेट ज्वाइन किया। तो मतलब फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में CA में आ गए? वो एक्चुअली मैं फार्मर फैमिली से हूँ, मुझे इतना जो चाहिए था, इतना मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं था, और नॉलेज जो अपने को डिसीजन लेने के लिए जो कोई साथ चाहिए था, इतना मुझे नहीं मिला था। तो मैं IAS के लिए पूरा मेहनत करता रहा और मेरा 3 साल चला गया। बाद में मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें इतना सेफ नहीं है जितना CA में सेफ्टी मीन्स फाइनेंशियली, यस, क्योंकि मुझे मेरा खर्चा भी निकालना था उसी टाइम पे। तो इसलिए मैं CA में डाइवर्ट हुआ और CA का मैंने कंप्लीट किया। ओके। और CA करने के बाद पहली जॉब आपकी कौन सी थी? CA करने के बाद जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप किया था वो अहमदाबाद का चार्टर्ड अकाउंटेंट है VB पटेल करके, वो VB पटेल साहब के अंडर में मैंने आर्टिकलशिप कंप्लीट किया था और वहाँ पर ही मैंने मेरा जॉब कंटिन्यू किया था। 1-1.5 साल तक मैंने जॉब किया था। बाद में मैं प्रैक्टिस में जाना चाहता था। एक्चुअली वो अपना कैंपस इंटरव्यू भी आता है, वो कैंपस इंटरव्यू में मेरा बैंक में सिलेक्शन भी हुआ था, वो आउट स्टेट में, लेकिन मेरा गोल था कि प्रैक्टिस में मैं जाना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस में अगर जाना है तो फिर जॉब नहीं करना है। इसलिए मैंने डे 1 से ही प्रैक्टिस का ही मन बना लिया था। और वो लगता था कि भाई सूरत से स्टार्ट करना वो बेस्ट है, इसलिए मैंने सूरत आके शुरुआत किया था। क्यों ऐसा, क्यों सूरत ही आपको बेस्ट लगा? अच्छा, सूरत में इसलिए कि सूरत में जो डेयरिंग कैपेसिटी है बिजनेस करने की लोगों की बहुत ज़्यादा है। पूरा गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर है तो वो सूरत में है। एक कस्टमर पूरी साल में 2-3 बिजनेस चेंज कर सकता है, मतलब वो कैपेसिटी है उनकी। और लोगों का माइंडसेट ही पूरा बिजनेस करने का है, रिस्क लेने अगर एक में फेलर हुआ तो नहीं बैठना है, दूसरा में बिजनेस कर सकता हूं, मतलब उनका कैपेसिटी है, मनोबल है उनका, मजबूत मनोबल। तो इधर इनिशियल एनवायरनमेंट बेस्ट है प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, इसलिए मैंने इधर से किया। ओके। उसके बाद अभी जो करंट मोदी सरकार ने GST मतलब है लाया है, लागू किया है, ठीक है, तो उसका बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है, किस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। GST 1 जुलाई 2017 मिडनाइट 12 से शुरू हुआ इंडिया में। तब तो बहुत ही लोगों को मुश्किलें आ रही थी और अपना जो GST का पोर्टल था वो पोर्टल में भी बहुत ही
प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम। वो मैं मानता हूँ कि कोई भी सिस्टम हो, अपना इवन खुद फैमिली का सिस्टम हो, वो भी थोड़ा अगर चेंज करे तो भी प्रॉब्लम परेशानियाँ तो आएगी। यस, तो ये परेशानियाँ मुश्किलियाँ तो ज़रूर थी, नहीं Yes. थे ऐसा नहीं। बिजनेस में बहुत ही मुश्किलियाँ परेशानियाँ आई थी, लेकिन वो कुछ अच्छा करने के लिए थी। थी, तो हम पॉजिटिव अगर सोचे तो वो बहुत अच्छा था। और जीएसटी का इम्पेक्ट रियली बिजनेस पर अच्छा ही हुआ है। सब ट्रांसपेरेंट हो गया है, पूरी सिस्टम जो कंजम्पशन साइकिल है, परचेस सेल्स का जो पूरा चेन है, वो मैन्युफैक्चर से लेके एंड यूजर तक का पूरा ट्रांसपेरेंट है। हो गया, तो किसी को चांस ही नहीं है कुछ करने का। हाँ, कोई फ्रॉड या तो कुछ भी करने का, छुपाने का चांस ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप वर्ल्ड वाइड देख सकते हो, हम तो अभी ग्लोबल बन गए हैं। अभी 2047 में हम विकसित बनना चाहते हैं, तो ये तो ज़रूरी है। और उनके लिए, विकास के लिए पैसा भी आना जरूरी है, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलनी जरूरी है। तो अभी आप देखें, अभी डे बाय डे हर मंथ बढ़ रहा है गवर्नमेंट की इनकम, जीएसटी रेवेन्यू हर मंथ बढ़ रहा है, और अच्छा साइन है। क्योंकि पहले की कंपनी में अब लोग धीरे धीरे जीएसटी भी प्रॉपर्ली पे कर जीएसटी रहे की चेन में आ रहे हैं। उनका मीनिंग ये हो रहा है कि टैक्स बढ़ रहा है, मतलब कोई तो लोग हैं जो चेन के बाहर थे, जीएसटी के बाहर थे, वो जीएसटी के चेन में आ रहे हैं। यस, और नया बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, उसी की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। ओके। और अभी जो लास्ट बजट आया उसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है, और लोगों का इस बजट के प्रति किस प्रकार का प्रतिभाव देखने को मिला है? यस, अभी बजट जो आया था फरवरी 2024 में, फर्स्ट इंटरिम बजट था। वही इलेक्शन के बाद अभी नया जो किया है डिक्लेयर, वो बजट का थोड़ा नया स्वरूप लेके आया है। वो बजट में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया है, डिफेंस पर बल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,11,111 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी अगर किसी कंट्री को विकसित होना है तो फर्स्ट प्राइम जो रिक्वायरमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। तो ये अपना फुलफिल हो रहा है। दूसरा डिफेंस में आप देखें पूरा वर्ल्ड में अभी इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट मिसाइल फिलीपाइंस को सेल किया। फर्स्ट डिफेंस अभी नया एक बड़ा ऑर्डर आया है। तो ये गवर्नमेंट ने डिफेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और अभी कुछ टैक्स सिस्टम में अगर बोले तो अभी पुरानी सिस्टम और नई सिस्टम दोनों जो है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, वो सिस्टम में टैक्स स्लैब में चेंज किया है नॉर्मल। और सैलराइज पर्सन को कुछ 50,000 का 75,000 तक का वो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। और अदर्स बेनिफिट देखें तो कैपिटल गेन, आपने मिस कौन से पूछा ना? हाँ, तो ये जो है लोगों को ऐसा लग रहा है कि टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन कैपिटल गेन में अगर डीपली थिंक करें, डीपली समझे, तो एक्चुअली ऐसा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड और बिल्डिंग है, वो अगर आप सेल करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन निकाल दिया। लेकिन वो 12.5% किया टैक्स रेट, 20% से कम करके 12.5% किया। वो एक्चुअली बेनिफिट है। बेनिफिट उनके लिए है जिनका परचेस प्राइस का 8 गुना सेल प्राइस बढ़ गया। उससे ज़्यादा अगर हो गया है उनके लिए तो बेनिफिट ही है। तो दोनों साइड है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो अच्छा होने का चांस ज़्यादा है। और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई हाँ, किसी को टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देना चाहिए, तो उन्होंने 1-2 वीक के बाद वापस अमेंड किया कि हाँ, जो जिसको अमेंडमेंट टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है वो भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए फॉर दिस ईयर। तो दोनों में से जो उनको बेनिफिशियल हो रहा है वो आप ले सकते हो। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद लोग टैक्स का प्लानिंग किस प्रकार करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। टैक्स प्लानिंग नॉर्मली वो कोई टैक्स चोरी नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। टैक्स प्लानिंग होना ही चाहिए। आप आपका जो फिनेंशियल एक्सपर्ट है उनका हेल्प लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबीए है, किसी की हेल्प लेके आप टैक्स प्लानिंग जरूर करवाइए। टैक्स प्लानिंग से क्या होता है कि आप एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी कॉम्प्लाइंस है, कॉम्प्लाइंस को ध्यान में रख के उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेके आप टैक्स कम कर सकते हो। वो टैक्स प्लानिंग है। टैक्स प्लानिंग जरूर होना चाहिए। जीएसटी आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी कम हुआ है? यस, जीएसटी आने के बाद सब ट्रांसपेरेंट चेन में आ गए हैं।
किसी को, मैंने अभी जो आगे बोला कि किसी को चांस ही नहीं है। यस। सपोज मुझे कोई बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरर से मुझे परचेस करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर ही मुझे बिना बिल नहीं देगा, कैश में ही कुछ नहीं देगा, तो मैं कैसे ले पाऊंगा? यस। मुझे परचेस करना है तो जीएसटी की चेन से ही करना पड़ेगा। यस। वो परचेस करके मुझे सेल करना है तो मुझे सेल भी जीएसटी करना पड़ेगा। जीएसटी करना पड़ेगा। यस। तो ट्रांसपेरेंट चेन में अगर मैं आ गया हूँ तो कोई स्कोप नहीं है। यस। अगर कोई स्कोप ही नहीं है तो मुझे कोई वो ब्लैक मनी का इश्यू ही नहीं है। नहीं है। हाँ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत ही कम हुआ है। पहले की कंपेयर में कम या हुआ बहुत है। कम हुआ है। यस। ओके। और अभी कोई भी पर्सन को इंडिविजुअल फाइनेंस को मैनेज करना है तो वो किस प्रकार से बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? फिनेंशियल प्लानिंग। यस, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल फिनेंस प्लानिंग की मैं अगर बात करूँ तो उनको उनका जो बिजनेस है, अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, तो उनको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। सपोज उनका एक्सपेंशन, सपोज बिजनेस में अभी फ्यूचर डिमांड बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी, एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो उनको फिनेंशियल प्लानिंग में ऐसा करना चाहिए कि वो डेप्ट भी ले सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो है, इसमें डेप्ट आप ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली ग्रोथ स्टोरी में जा रहा है। यस। तो इट्स नथिंग बट इट्स टोटली फ्यूचर रिलेटेड। तो बिजनेस फ्यूचर एक्सपांशन का मॉडल को ध्यान में रखते हुए उनको फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। ओके। ओके। जीएसटी की बात हमने कर ली, उसके बाद नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के समय लोगों का किस प्रकार का एक्सपीरियंस था? आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ या तो लोग आपके पास आते थे कि भाई नोटबंदी, बहुत सारे लोगों के पास घर में कैश रहता था तो उसका किस तरफ से मैनेज करें, या गवर्नमेंट के पास जाएगा तो किस तरफ से मैनेज करेंगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? यस। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन रात को 8 बजे डिक्लेयर हुआ। यस। मोदी साहब ने जैसा ही डिक्लेयर किया, तुरंत मैं रास्ते में था तो एटीएम पर पूरा लाइन लग गई। मैंने Yes. सोचा ये क्या हुआ, अचानक इसी लाइन तो क्यों लग मैसेज गई? मुझे देखा तो पता चला कि ये अच्छा ये 500 और 1000 की नोट बंद होने वाली है। यस। बंद हो गई, हो गई। समथिंग लाइक दैट। तो लोग पूरा क्या है, अपना जो वराछा एरिया और सूरत का जो माहौल था वो थोड़ा ओवर एक्टिंग था, थोड़ा ज़्यादा ही था। जैसा उनको उन्होंने पूरा टाइम भी दिया था कि 2 महीने तक आप कर सकते हो, लेकिन अनअवेयर की वजह से, पूरा नहीं समझने की वजह साथ में से सब लोग बाहर निकल गए सब थे। लोग बाहर निकल गए थे और एटीएम पूरा खाली कर दिया था और पूरी लाइन लग गई थी। तो ऐसा अगर करने से क्या होगा कि गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। यस। तो ऐसा भी बहुत हुआ था और कहाँ पर जो कैश था उनका कोई रिप्लेसमेंट भी हो रहा था, ऐसा भी सुनने में आया था। और कोई कस्टमर है तो उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। लेकिन वो क्या था कि मैं जल्दी कर दूँ, ऐसा करने में लाइन बढ़ रही थी। बाद में आप देखें तो पूरा दिसंबर तो खाली था नॉर्मली। एक साथ में सबको जल्दी करना था। एक साथ में सबको जल्दी करना था बस। ओके। उसके बाद कैश फ्लो का बिजनेस के अंदर कितना रोल रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन। बिजनेस के लिए कैश फ्लो ब्लड है। बिजनेस में अगर कैश फ्लो नहीं है तो अपने बॉडी में जैसा ब्लड का रोल है वैसा ही कैश फ्लो का बिजनेस में रोल है। कैश फ्लो का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, बिजनेस में ट्रेडिंग साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, डेटर्स क्रेडिटर्स का जो टाइम पीरियड रहता है वो सबको पूरा मैनेज करके वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। वो वर्किंग कैपिटल में जो कैश फ्लो का महत्व है वो बहुत ही है। और आप समझ लीजिए कि कोई भी अपनी बॉडी में जितना ब्लड का महत्व है ऐसा ही बिजनेस में कैश फ्लो का कैश फ्लो मैनेजमेंट का महत्व है। या आप किसी भी क्लाइंट को बजट के बारे में आप कैसे सलाह देते हो? अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट के बारे में नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन है उनको बजट बनाना चाहिए। हर साल बजट एस्टिमेशन करना चाहिए। वो बजट और एस्टिमेशन के बेस पे हम एडवांस टैक्स भरते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रहेगा, कैसा एक्सपेक्टेड बिजनेस रहेगा, क्या वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब वो बजटरी में होना चाहिए। वो बजटरी कंट्रोल बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो बजट प्लानिंग होना ही चाहिए। तो हम सब कस्टमर को अवेयर करते हैं कि ऐसा करके आपको चलना चाहिए, बजट करके आपको बिजनेस प्लानिंग से वो एक्सपेंशन में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ओके। किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने का की प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेस्ट करने का की प्रिंसिपल अल्टीमेटली तो
उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी हेल्पफुल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरा जो वेल्थ है वो बढ़ेगा, मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगेगा। उनका जो कॉस्ट है, मनी की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट से कम इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो पहले वो डिसाइड करना चाहिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो इतना है, तो मैं कहाँ पर भी इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कम से कम इतना रिटर्न मिलना चाहिए। अल्टीमेटली वो फ्यूचर को सिक्योर करता है। ओके। उसके बाद ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का कितना महत्व होता है एक बिजनेस के अंदर? ओके, कोई भी बिजनेस हो जो बड़ा स्केल पर है, उनके अंदर अगर ये इंटरनल ऑडिट है वो इट्स पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो पूरा बिजनेस पे फोकस करता है। उनका अलग अलग मॉड्यूल रहता है, फिनेंस मॉड्यूल, अकाउंट मॉड्यूल, HR मॉड्यूल वगैरह। वो सब का जो कनेक्शन बिठाता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल ऑडिट से मैनेज होती है। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है कि अगर कोई फ्रॉड हो सकता है तो कोई ऐसा डार्क सर्कल है तो डार्क सर्कल अलार्मिंग करता है मैनेजमेंट को कि यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये हो चुका है। वो सब कुछ मैनेजमेंट को फोकस करवाता है। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। ओके, यस। बिजनेस डिसीजन लेने के अंदर एक CA की क्या भूमिका होती है? यस, बिजनेस आप देखें तो मेरा जो CA फैटर्निटी है मोस्टली वो अच्छी पोस्ट पे है। CEO है, CFO है, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो फिनेंशियल एक्सपर्ट है, उनको पूरा नॉलेज है, बिजनेस की सारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कंट्रोल सिस्टम है, वो पूरा जानता है डिटेल्स में, तो डिसीजन अच्छी तरह से ले पाएगा। और मैनेजमेंट को अच्छा बता पाएगा कि इधर करने से ये आएगा और बिजनेस में ये सुधार की ज़रूरत है, एक्सपांसन के लिए ये करने की ज़रूरत है। तो पूरा फाइनेंशियल में मॉड्यूल और ऑडिट मॉड्यूल वो पूरा कंट्रोल कर सकता है। ओके। तो उनका डिसीजन मेकिंग, उनका रोल अच्छा रहता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके। उसके बाद इनकम टैक्स सेक्शन जो 44AD और 44ADA है, उसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? या वो प्रिजम्पटिव सेक्शन है। यस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने दोनों 3 सेक्शन है, 44AD, ADA एंड AE। मोस्टली जो सेक्शन 44AD है वो स्कोप बहुत है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सेक्शन 44AD के अंदर क्या है कि नॉर्मल जो बिजनेस है, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म, वो कवर होता है इसमें। और उनका जो टर्नओवर लिमिट है वो लास्ट ईयर तक 2 करोड़ था। इस साल से 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स से 3 करोड़ कर दिया। तो ये ऐसा बोलता है कि 3 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो जो बिजनेस चेन से आपका आ रहा है तो 6%, अदरवाइज 4%। टर्नओवर का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और एक्चुअल विच एवर इज हायर, इतना ही प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर दो और उनके ऊपर टैक्स भर दो, खत्म। आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कॉम्प्लाइंस फ्री हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और सेक्शन 44ADA की बात करें तो वो प्रोफेशनल्स के लिए है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ऑडिटर्स, जो एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है, वो सब प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई होता है। और सेक्शन 44ADA में क्या है, वो 50 लाख की लिमिट थी, इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75 लाख कर दी। तो 75 लाख तक का अगर टर्नओवर है प्रोफेशनल्स का, तो उनका 50% और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर करके वो डिक्लेयर करके उनके ऊपर टैक्स भर देता है। तो कोई रिटर्न फाइल कर, कोई ऑडिट करने की जरूरत नहीं है बस। तो कॉम्प्लाइंस क्या एकदम कम हो जाता है और मैक्सिमम यूज होते हैं। ये सेक्शन का यूज मैक्सिमम होता है और करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में अगर आप देखें तो 8% के आसपास का तो प्रॉफिट रेशियो रहता ही है। तो उनको क्या है, कॉम्प्लाइंस फ्री हो जाएगा। ओके। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक CA का क्या रोल रहता है? यस, गुड क्वेश्चन। अभी आप इंडिया में भी देखें तो अभी मोस्टली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो गवर्नमेंट सिस्टम में आ रहे हैं। पूरा जो MP है, MLA है, वो सब में अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बढ़ रहा है। अगर मैं इंडिया के बाहर के कोई कंट्री की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो तो जो पॉलिटिकल्स जो है उसमें 20 to 25% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हु आर मैनेजिंग दी, हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग द पब्लिक। सो आई थिंक जो गवर्नेंस जो
है पूरा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो अच्छी तरह से वो समझ पाता है, उनको कैसे एंड यूज तक ले जाना है वो पूरा अच्छी तरह से जानता है। तो मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंट का रोल कॉरपोरेट गवर्नेंस में बढ़िया है, वो इंडिया में बढ़ाना चाहिए। ओके। उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और वो किस प्रकार की मतलब एक गवर्नमेंट की स्कीम है? यस, गुड क्वेश्चन। ये जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जब से 2014 से मोदी साहब आए तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम लॉन्च किया है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, बहुत सारी स्कीम लगाई और उनका अभी आप देखें तो रिजल्ट धीरे धीरे दिख रहा है। अब स्टार्टअप इंडिया की मैं बात करूं तो पहले 10 साल पहले सिर्फ बहुत 100 से भी बहुत कम स्टार्टअप थे। अभी देखें तो 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है और वो बेबी स्टेज से लेके मैच्योर स्टेज पर पहुंच गए हैं और वो अच्छा आईपीओ लाके पूरा फंड रेज कर रहे हैं। और आप देखें तो अभी उनका पूरा वर्ल्ड में जो उनका ब्रांड है, ब्रांड का अच्छा वैल्यू क्रिएट किया है और उनका जो प्रोडक्ट है पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो स्टार्टअप है जो यूनिक है, इनोवेटिव है, वो बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज में एग्रोटेक में भी अच्छा स्टार्टअप गवर्नमेंट ने दिया है। और G20 में जो अपना 2050 में कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात है, वो इंडिया के लिए 2070 रखा है। 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करना है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फंड भी एलोकेट किया है और उनके लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और उसमें भी अपना भी अच्छा स्टार्टअप चल रहा है एग्रोटेक में और क्लाइमेट चेंज में। या ओके। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का कितना इम्पोर्टेंट होता है? या प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इज नथिंग बट दी मेडिकल रिपोर्ट ऑफ बिजनेस। આપણે अपना अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बॉडी का कोई अगर इश्यू है, कोई फीवर आया है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हाथ देखता है और बाद में रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट देख के वो बता सकता है कि आपको ये फीवर है, ये है, आपको ये गोली लेना चाहिए। वैसे ही सेम P&L एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नथिंग बट द हेल्थ कार्ड ऑफ द बिजनेस। वो देख के हम बता सकते हैं एज ए बिजनेस डॉक्टर, हम बता सकते हैं कि ये उनका हेल्थ कैसी है, उनको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है कि वो एक्सपांड कर पाए। इतना महत्व है P&L और बैलेंस शीट का। उसके बाद जो सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं वो मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सैलरी पर्सन मैक्सिमम टैक्स सेविंग में तो उनका जो अलग अलग ऑप्शन है गवर्नमेंट का, ATC में डिडक्शन मिलता है, वो ATC में इन्वेस्ट कर सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी है, ATC-CD में इन्वेस्ट करता है, NPS वगैरह में। और जो डोनेशन है वो डोनेशन भी करके वो डिडक्शन का बेनिफिट ले सकता है। तो वो ऐसा इन्वेस्ट करके उनका टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है। यस। उसके बाद म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? अभी इक्विटी मार्केट की बात करें तो अभी इक्विटी मार्केट पूरा इमर्जिंग में है। वर्ल्ड में पूरा अभी इंडियन इक्विटी मार्केट पर फोकस है पूरा वर्ल्ड की। और अभी जो पोटेंशियल है इंडिया का डेवलपमेंट का, उनकी वजह से वो इक्विटी मार्केट पूरा ग्रो कर रहा है। और वो देख कर के जो यंगस्टर्स है वो पूरा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो बिना सोचे बिना प्लानिंग इन्वेस्ट कर देते हैं। जल्दी पैसे कमाने की लालच में। हाँ, जल्दी पैसे कमाने की लालच में यंगस्टर्स जो है वो जो इनिशियल स्टेज पे जो बोलते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसे ही कोई बिना प्लानिंग से किसी का एक्सपर्ट सजेशन बिना लेके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और अभी जस्ट सेबी का जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने बताया है कि यंगस्टर्स जो है उन्होंने बहुत ही पैसा गंवाया, बहुत ही नुकसान किया। कैसे? तो यही रीज़न है, उनका कोई प्लानिंग नहीं है और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में इन्वेस्ट तो कर दिया, कमा लूँगा करके लॉस कर दिया। स्ट्रेटेजी नहीं है और पैशन नहीं है। अगर वो लॉन्ग टर्म अगर रुक सकता है तो उनको बेनिफिट अच्छा होता है। तो वो लोग को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की वजह से इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, यूलिप प्लान भी बहुत सारा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस का। तो प्लानिंग में SBI का है, HDFC का है, टाटा का है, वो अलग अलग जो इंश्योरेंस प्लान है वहाँ पे अगर यूलिप प्लान में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनका लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा
प्लस उनका जो फंड है वो भी ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। दो बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो मेरे हिसाब से वो इनडायरेक्टली उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। या ओके। कोरोना के बाद अकाउंटिंग का फ्यूचर आप किस प्रकार देख रहे हो, या तो कोरोना के बाद कुछ चेंजेस हुआ है? या गुड क्वेश्चन। कोरोना के बाद की अगर बात करें तो जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग सिस्टम पूरा डिजिटल हो गया है। Yes. जो पूरा उनका जो मेथड है वो पूरा डिजिटल हो गया है। अगर सॉफ्टवेयर थ्रू हो गया, जो फिजिकल वो मेंटेन करते थे वो पूरा सिस्टम थ्रू हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर थ्रू हो गया। अगर मेरी ऑफिस की मैं बात करूँ तो कोरोना के बाद सिर्फ 5% से लेके 8% क्लाइंट ऑफिस पे विजिट करते हैं, पूरी साल में बोलता हूँ मैं। पूरे साल में? यस, बाकी कोई मेरी ऑफिस अभी नहीं विजिट करते, क्योंकि पूरा मैंने डिजिटल मोड पे कर दिया है। पूरा? इवन फाइल सिस्टम भी पूरा डिजिटल मोड पे, कुछ फिजिकल नहीं। तो एक बेनिफिट हुआ है। अगर हम पॉजिटिव देखें, टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत टेक्नोलॉजी का impact हुआ। मैक्सिमम यूज कर करके हमने पूरा डिजिटल कर दिया है। ओके। तो पॉजिटिव है। और अभी अकाउंटिंग का हम देखें तो फॉरेन आउटसोर्सिंग का वर्क भी बढ़ गया है। हम बैठे हैं इंडिया में, काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, तो आउटसोर्सिंग का काम बहुत ही बढ़ा है कोविड के बाद। कोविड के बाद तो वो बहुत अच्छा है। अपना इंडिया में जो फॉरेन फंड है वो आ रहा है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है, गुड। एंड फ्यूचर में भी ये जो आउटसोर्सिंग है, बुक कीपिंग है, कंसल्टिंग है, वो सब बढ़ेगा। ओके। यस, तो अकाउंटिंग का फ्यूचर अच्छा है। ओके। जो मोदी जी ने 2047 का प्लान बनाया है कि मतलब इंडिया जब से मतलब आज़ाद हुआ है उसका 100 साल जब कंप्लीट होते हैं वहाँ तक का उन्होंने जो प्लान बनाया है उसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? यस, मोदी साहब ने जो 2047 विकसित भारत करके जो अभी मिशन है, मिशन, वो मिशन के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में अभी जो इंडिया का स्थान है वो देख करके मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में बोल सकता हूँ कि वो 2047 के पहले वो अचीव हो जाएगा। अभी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, जो बाहर की कंपनियां आ रही है, आप सब कंडक्टर की बात करें, अभी जो व्हीकल पॉलिसी स्क्रैप कर रहे हैं, अभी ईवी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है, तो वो सब देख करके, और जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो अभी लाइन लगी है इंडिया में, वो सब देख करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 100% अचीव हो जाएगा, उससे पहले अचीव हो जाएगा। अभी मतलब दुनिया की नज़र में अब इंडिया का जो स्थान है वो पहले की कंपेयर में एक अलग लेवल पे आ चुका है। यस, 100%। यस, ओके। मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम पॉडकास्ट को यहाँ पूरा करेंगे, ठीक है? कि एज अ पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? यस, जब आपने अभी पूछा क्वेश्चन कि 2047 विकसित भारत, तो 2047 विकसित भारत तभी पूरा होगा जब हम लोग वो गवर्नमेंट का जो कॉम्प्लाइंस है, टैक्स है, वो सब कंप्लीट करें, और वो जो उनके जो हिसाब है वो प्रॉपरली टैक्स पेमेंट करें, कॉम्प्लाइंस को फॉलो करें। वो जो टैक्स जितना बन रहा है उतना जो आप एक जवाबदार नागरिक के नाते, सिटीजन के नाते आप भरे, तो वो जल्दी से हो सकता है। और मैं पूरा इंडियन का जो बिजनेसमैन है उनको मैं एक वही सजेशन मेरा रहेगा कि आप टैक्स चोरी मत कीजिए, आप 100% ईमानदार आदमी बन करके टैक्स भरे, और जो अपना 2047 का जो अपना मिशन है विकसित भारत का, वो मिशन में एक ग्रोथ स्टोरी में आप जुड़ जाइए, यही मेरा सजेशन है। ओके, थैंक यू हितेश भाई। थैंक यू सो मच। आपने आपका कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पे आए, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, सोशल एक्टिविटी के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया, तो उसके लिए मैं पूरे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ओके।